हेलो बच्चों, एमपी टीचर स्किल में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप मेरे चैनल पर जाकर सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेट लैक्स समूह है। तो जो ग्रेट लैक्स का मतलब क्या होता है? झील। तो ये किसका समूह है? तो ये है झीलों का समूह है। तो कौन कौन से झीलों का समूह है? तो मिशिगन झील, जो कि कहाँ पर सभी जो ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है ना। मिशिगन झील, एरी झील, ठीक है, और सुपीरियर झील और एक ह्यूरॉन, ठीक है, और एक विक्टोरियल, ठीक है ना। इस प्रकार से इन झीलों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं? इन झीलों के समूह को ग्रेट लेक्स कहते हैं, ठीक है ना। ग्रेट लेक्स कहते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? तो इस प्रकार हमारा ग्रेट लेक्स समूह किसका है? झीलों का। तो इन झीलों का नाम भी याद रख लेना। इन जो ये चारों झील हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस शहर को सिलिकॉन शहर के रूप में जाना जाता है? तो भारत का जो शहर बेंगलोर है उसको हम किसके रूप में जानते हैं? सिलिकॉन शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग में मुख्य कच्चे माल के रूप में शामिल नहीं है? तो लोहा इस्पात उद्योग की बात हो रही है यहाँ पर, और उसमें कच्चे माल के रूप में क्या नहीं होता है? तो उसमें कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का यूज नहीं होता है, ठीक है बच्चों। किस किस का यूज होता है? तो लोहा अयस्क का होता है, और चूने पत्थर का होगा, और कोयले का होगा। किसका नहीं होगा? तो बॉक्साइट का उपयोग नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लुगदी एवं कागज उद्योग किस पर आधारित हैं? तो लुगदी और जो कागज उद्योग है वो किस पर आधारित होंगे? कागज किससे बनता है? पेड़ों से। तो वन किस पर आधारित है? जो लुगदी और कागज का उद्योग है वो वन पर आधारित है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र को ध्यान से देखें एवं प्रश्नों के सही विकल्प चुनें। हमें चित्र को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए सभी लोग इस चित्र को, और प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है ना। सबसे घनी आबादी वाला देश है। तो सब देखो यहाँ पर क्या है? देश दिए गए हैं हमको, और यहाँ पे उनकी संख्या दी गई है, ठीक है। तो सबसे घनी आबादी वाला, देखो सबसे लंबी लाइन कौन से में? तो सबसे लंबी जो लाइन है वो हमारी कहाँ पे गई है? चाइना पे गई है। तो सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? चीन है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। घनी आबादी वाले देशों में भारत का क्रम कौन सा है? तो देखो सबसे फर्स्ट तो चीन है, दूसरा कौन सा है? भारत है। तो घनी आबादी वाले देशों में भारत का क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? दूसरा। इस तरह से बेटा ग्राफ देखना सीखिए सभी लोग, ठीक है। 200 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले देशों की संख्या। तो 200 मिलियन से अधिक हम देख लेते हैं। 200 कहाँ लिखा? ये, ठीक है। इससे अधिक में कौन कौन है? तो इससे अधिक में देखो यूएसए है, इंडोनेशिया है, भारत है और चाइना है। और भी कोई है क्या? नहीं, ये सब पीछे हैं। देखो इस डंडी से पीछे है ना ये। तो कितने देश हैं? एक, एक, दो, तीन, चार। तो चार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे इसमें कौन सा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत की जो जनसंख्या है, ये हमारे आंकड़े जनसंख्या 2011 के हैं। तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? तो 382। इसको याद रखिएगा आप लोग। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व मतलब कि कोई एक इतना क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उसका क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? दक्षिण मध्य एशिया में। सबसे अधिक जनसंख्या का जो घनत्व है कहाँ पाया जाता है? दक्षिण मध्य एशिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहा जाता है? प्रवास। क्या कहा जाता है? प्रवास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी देश की जनसंख्या का उस देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव होता है। तो कैसा प्रभाव होता है?
अधिक जनसंख्या होने पर उसके आर्थिक विकास पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर अधिक जनसंख्या होगी तो आर्थिक विकास पर तो प्रभाव पड़ेगा, ये तो गलत है। जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास कम होगा। ठीक है, तो जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास अधिक होगा कि जनसंख्या कम होने पर आर्थिक विकास अधिक होगा। तो हमें इन 4 ऑप्शन में हमें आंसर आपको बताना है कि क्या है। तो किसी देश की जनसंख्या का उस देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव होता है। तो देखो बेटा, किसी जो देश की जो जनसंख्या होगी, अगर बोले यहाँ अधिक जनसंख्या होने पर उसके आर्थिक विकास पर कोई अंतर नहीं पड़ता, तो अधिक जनसंख्या होगी तो आर्थिक विकास पर तो प्रभाव पड़ता ही है। तो क्या प्रभाव होता है आर्थिक विकास का, क्या प्रभाव होगा कि अधिक जनसंख्या होगी तो किसी देश की जनसंख्या का उसके देश के आर्थिक विकास पर, अधिक जनसंख्या होने पर उसके आर्थिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन राइट होगा। जैसे अब देखो चाइना हो गया, तो चाइना में देखो जनसंख्या अधिक है तो क्या उसकी आर्थिक विकास पे कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? वो तो अभी भी आगे अच्छा काम कर रहा है। अब हमारा भारत भी जनसंख्या के आधार पर चाइना से भी आगे निकल गया, तो क्या हमारे आर्थिक विकास पे कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है कि हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे। तो उसकी क्या होता है, अधिक जनसंख्या होने पर उसके आर्थिक विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर मतलब होता है जहां पर कपड़ा उद्योग सबसे अधिक है। तो किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करके रुचिकर विधि है। जनसंख्या का क्या कर रहे हैं? जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की जो रुचिकर विधि है उसे हम क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। तो जनगणना प्रतिवर्ष कितने में कब होती है? 10 वर्ष बाद होती है। ठीक है बच्चों, पिछली जनगणना कब हुई थी? तो पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 10 साल बाद होनी थी 2021 में, लेकिन क्या आ गया था उस टाइम? कोरोना आ गया, तो हमारी जनसंख्या नहीं हो पाई। ठीक है, तो हर 10 साल में होती है। और स्टार्ट इसको कब किया गया था? तो स्टार्ट किया था 1871 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिए। उस टाइम कौन थे? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, तो पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। इस क्वेश्चन से देखो 2 3 4 क्वेश्चन बन गए। जनगणना कब होती है? तो हर 10 साल के बाद होती है। पिछली जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में हुई थी। 2021 में क्यों जनगणना नहीं हुई? कोरोना के चक्कर में। पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 में हुई थी। और उसमें कौन से काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, और फिर 1881 में जो जनगणना है वो तो कब हुई थी पहली जनगणना? 1800 बटा इसको 71 की जगह 1872 करना। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, और 1881 में जो पूरी संपूर्ण जनगणना हुई किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में। तो ये पूरे क्वेश्चन आंसर लिख लेना आप। ठीक है ना, तो जनगणना जो अगर मानी जाएगी कि संपूर्ण जनगणना जो है वो लॉर्ड किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए, और ये भी याद रखिएगा कि 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी? 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं। ठीक है, कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। तो इस क्वेश्चन से हमारे 7-8 क्वेश्चन और निकल के आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये भी याद रखिएगा आप। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप मेरे सभी विषयों के प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों।